हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उड़ान पब्लिकेशन का सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चले और देखिए कि आप लोगों का जो है 110 में कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, म्यांमार देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं मिलती है? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो म्यांमार देश की सीमा दोस्तों ये त्रिपुरा से नहीं बनती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ये दोस्तों अगर आपको इसका मैप याद होगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो इसके मैप के लिए आपको उत्तर पूर्व भारत का जो है मैप याद रहना चाहिए कि म्यांमार का सीमा जो है किसके किसके साथ लगता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ अपना बाउंड्री लगाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका आता है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड के बाद आता है मणिपुर और मणिपुर के बाद यहाँ पर आता है मिजोरम। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ ये म्यांमार अपना बाउंड्री सीमा साझा करता है। लेकिन यहाँ पर त्रिपुरा है तो त्रिपुरा इसके साथ अपना बाउंड्री नहीं बनाता। अब ये दोस्तों भारत और म्यांमार के बीच कौन सा सीमा रेखा है? तो भारत और म्यांमार के बीच दोस्तों ये एक नेचुरल सीमा है जिसको हम लोग कहते हैं अराकोम योमा पर्वत। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत और म्यांमार के बीच जो है किस तरह का सीमा है तो यहाँ पर नेचुरल सीमा है जो अराकोम योमा पर्वत के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अभी करंट का एक क्वेश्चन याद रखिए कि भारत ने जो है म्यांमार में एक अपना बंदरगाह खरीदा। उस बंदरगाह का नाम क्या है? ठीक है, भारत ने म्यांमार में एक बंदरगाह को खरीदा। उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो इस बंदरगाह का नाम है दोस्तों सितवे। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, 2024 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ने म्यांमार में एक बंदरगाह खरीदा जिसका नाम है सितवे। और ये सितवे बंदरगाह किस नदी पर है? तो ये दोस्तों कालादान नदी पर है। ठीक है, कालादान नदी पर सितवे बंदरगाह स्थित है। अब एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा जो है सेना एक्सरसाइज होता है? तो इम्बेक्स। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा सेना एक्सरसाइज होता है? तो इम्बेक्स नामक जो है सेना एक्सरसाइज भारत और म्यांमार के बीच होता है। भारत जो है म्यांमार से कब अलग होता है? भारत को म्यांमार से कब अलग किया जाता है? तो पहले जो भारत म्यांमार या पहले इसका पुराना नाम था दोस्तों बर्मा। तो बर्मा पहले भारत का ही अंग था। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत से अलग कर दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का जो है म्यांमार से कब अलग होता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी की पहली भारतीय लेखिका कौन बनी? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन बनी दोस्तों? तो इनका नाम है गीतांजलि श्री, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनके किस किस पुस्तक के लिए? तो टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, टॉम ऑफ सैंड। इनके लिए ये हिंदी में रेत की समाधि के लिए इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। वहीं बात किया जाए दोस्तों कि अगर बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये अरुंधति राय थी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय। और इनके किस पुस्तक के लिए? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको ये बुकर पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का कौन जीता है? ठीक है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का कौन जीता है? तो इनका नाम है जेनी अर्पेनेक। ठीक है, जेनी अर्पेनेक इनका नाम है। 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जेनी अर्पेनेक के द्वारा मिला। और इनके किस पुस्तक के लिए? तो कैरोस के लिए। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहाय एक योजना है जिसके अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों को पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। ये किस राज्य से संबंधित है? तो सहाय योजना ये किस राज्य में चलाया जा रहा है दोस्तों? तो ये झारखंड में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका सहाय से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले तो आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा। तो सहाय का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ।
स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ठीक है, ये वाई से यहाँ पर यूथ होगा। ये इसका फुल फॉर्म हो गया। सहाय योजना कब से चलाया जा रहा है? तो ये दोस्तों 15 दिसंबर 2021 से चलाया गया है और ये खेल विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था। खेल विभाग के द्वारा ये योजना चलाया गया था। ये दोस्तों मेनली जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो नक्सल से रिलेटेड जो युवा खिलाड़ी है उसे मेन धारा में जोड़ने के लिए चलाया गया था। और ये आपका मेनली अभी जो है 5 जिला में कौन कौन, तो वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, उसके बाद आपका खूंटी, गुमला और सिमडेगा में ये अभी कार्यरत है, ठीक है। इसमें दोस्तों प्रोत्साहन के रूप में आपको 2000 या 10,000 तक का जो है इनाम, 2000 से लेकर 10,000 तक का जो है राशि इनाम के रूप में भी दिया जा रहा है। और इसमें कितने साल के बच्चों को शामिल किया गया? तो 14 से लेकर 19 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के अध्यक्ष कौन है? तो अभी इनके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AP शाही, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है? संस्कृत, कोंकणी, मराठी या ये सभी? तो इन सभी में जो है दोस्तों देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में असंगत युग्म को चुनिए, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सही है दोस्तों। नेल्सन मंडेला की जो पुस्तक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद झुम्पा लाहिड़ी न्यू वर्ल्ड, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों। ये जो न्यू वर्ल्ड पुस्तक है ये इसके लेखक कौन है? तो अमित चौधरी हैं, ठीक है। न्यू वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अमित चौधरी। और झुम्पा जो लाहिड़ी है इनकी एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक, इनका नाम याद रखिएगा, नेम जेक, ठीक है। नेम जेक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये पुस्तक आप याद रखिएगा, हो सके एग्जाम में आपको रिपीट कर दे। झुम्पा लाहिड़ी, नेम जेक। और ये आपका न्यू वर्ल्ड कौन है? तो अमित चौधरी। उसके बाद अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे, ये आपका सही है। एनी फ्रैंक द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सत्य है? यहाँ पर कौन सा फिर से जो है सही मिलान किया हुआ है? तो साइप्रस की राजधानी दोस्तों ये निकोसिया होता है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया, ये तो गलत हो गया। गिनी की राजधानी कोनार्की होता है, गिनी की राजधानी कोनार्की, ये भी यहाँ पर गलत हो गया। उसके बाद एंटागुआ व बरमुडा सेंट जोन्स, ये सही है दोस्तों। उसके बाद वनातू का पोर्ट विला, ये आपका वनातू का राजधानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर क्यूबा का मुद्रा क्या होता है दोस्तों? तो क्यूबा की जो मुद्रा है उसे हम लोग पेसो कहते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लिब्रे खेल आपका दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये आपका वॉलीबॉल से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लिब्रे खेल जो है ये किससे संबंधित है? तो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना 2009 में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना कब होता है? 2009 में। ब्रिक्स का जो है 2024 का जो सम्मेलन ये कहाँ पर होता है? ब्रिक्स का 2024 का सम्मेलन आपका रूस में होता है। और इससे पहले कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में। 2023 का ये सम्मेलन, ये 2024 का ये 16वां सम्मेलन है और 2023 में ये 15 सम्मेलन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। अभी ब्रिक्स में कितने नए देश जोड़े गए हैं दोस्तों? तो ब्रिक्स में 6 नए देश को जोड़ा गया है, ठीक है। ये कौन कौन सा है? तो एक तो आपका मिस्र हो गया, उसके बाद अर्जेंटीना हो गया, इथोपिया हो गया, मिस्र, अर्जेंटीना, इथोपिया। उसके बाद आपका सऊदी अरब हो गया, फिर UAE हो गया और आपका ईरान हो गया। ये 6 नए देश जो है मिस्र में शामिल होने वाले अभी नए देश है, तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, मिलान करना है ये। तो चिटगांव आर्मी हमला, तो चिटगांव आर्मी हमला से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन। उसके बाद काकोरी षड्यंत्र से कौन संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कानपुर षड्यंत्र से कौन संबंधित है? तो SA डांगे। और उसके बाद गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन के बारे में बताना है कि मंदसौर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज ने जो है स्थापित कराया था। ये जो है मंदसौर अभिलेख जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा कराई जाती है?
तो प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा स्थापित किया जाता है। उसके बाद दूसरा कथन है हाथी गुफा अभिलेख एक तिथि रहित अभिलेख है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सिर्फ केवल दूसरा कथन सही है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो मंदसौर अभिलेख है दोस्तों, इसका जो है इसका स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा। ठीक है, मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा इसका स्थापना कराया गया था। तो ये पहला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से किन कारणों से रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो रॉलेट एक्ट पास करने का सबसे बड़ा वजह क्या था? तो ये जो आपका देश में क्रांतिकारी लोग उत्पन्न हो रहे थे उसको दबाने के लिए, तो राष्ट्रीय क्रांतिकारी घटनाओं को दमन करने के लिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और रॉलेट एक्ट कब आता है दोस्तों? तो 21 मार्च 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया जाता है? 21 मार्च 1919 में ये पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग में जो सम्मिलित है? तो यहाँ पर कौन सा युग में सम्मिलित है? तो मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम ये कल्याणी अम्मा, ये सिर्फ यही सही यहाँ पर सही है। ठीक है, मोहिनी अट्टम ये किससे संबंधित है? तो कल्याणी अम्मा इनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग में असंगत है? स्थल और संगम, कर्णप्रयाग, धौली और विष्णुगंगा, ये यहाँ पर सही है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये भी यहाँ पर सही है। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी, ये यहाँ पर दोस्तों गलत है। विष्णुप्रयाग में कौन आके मिलती है? तो ये धौली गंगा मिलती है। उसके बाद देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, ये सही है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका ये जो गंगा नदी है दोस्तों, तो गंगा नदी दो नदी के मेल से बनती है। एक तो आती है यहाँ से भागीरथी नदी दोस्तों, ये भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख ग्लेशियर से। उसके बाद एक नदी आती है आपका सतोपत ग्लेशियर से निकलकर, इसका नाम क्या है? तो ये इसका नाम है दोस्तों अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी है दोस्तों, और ये कहाँ से निकलती है? तो सतोपत ग्लेशियर से। अब ये दोनों जो है दोस्तों, ये कहाँ पर? तो देवप्रयाग में। ये दोनों नदी देवप्रयाग में मिलती है और इनकी जो संयुक्त धारा है ये कहलाती है आपका गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये आपको बात क्लियर हो गया होगा कि भागीरथी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख ग्लेशियर से। उसके बाद अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये सतोपत ग्लेशियर से। ये दोनों जब मिलती है देवप्रयाग में, तो ये दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो ये दोनों की संयुक्त धारा दोस्तों गंगा कहलाती है। अब ये जो अलकनंदा नदी है, इसमें और कई नदियाँ आके मिलती है। जैसे यहाँ से एक नदी निकलती है और ये आपको मिलती है यहाँ पर विष्णुप्रयाग में। ठीक है, विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो धौली गंगा। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो धौली गंगा। उसके बाद यहाँ से एक नंदाकिनी नदी आती है और ये यहाँ पर इसको कहाँ पर मिलती है? तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। उसके बाद पिंडारी नदी आती है। पिंडारी नदी आपका ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो कर्णप्रयाग में। इधर से ये पिंडारी नदी है, इस कहाँ पर अलकनंदा से मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। फिर इधर से आपका दोस्तों एक मंदाकिनी नदी आती है, और मंदाकिनी नदी इसको कहाँ पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। ठीक है, मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। तो ये अलकनंदा से और कुछ जो इनकी सहायक नदी है, ये कौन कौन है? धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडारी और मंदाकिनी। ठीक है, तो अलकनंदा की जो पहली धौली गंगा नदी है, अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? तो ये विष्णुप्रयाग में मिलती है। उसके बाद आपका नंदाकिनी जो नदी है, अलकनंदा को कहाँ पर मिलती है? तो नंदप्रयाग में। उसके बाद पिंडारी नदी है दोस्तों, अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी है दोस्तों, जो अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। इतनी सारा ये संयुक्त धारा लेकर जो दोस्तों ये फिर कहाँ किससे मिलती है? ये फिर देवप्रयाग में जो भागीरथी नदी से मिलती है। और इसके बाद ये सारा जो संयुक्त धारा है इसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी। तो ये आप याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजाब मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाता है या एसिड बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम इसमें चूना या लाइम का यूज करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। बादामी या ब्राउन रिवोल्यूशन क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, ये आपका सही है दोस्तों। उसके बाद परामनी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से, ये भी यहाँ पर आपका सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आपका सम्मिलित करना है,
तो सबसे पहले आप देखिए विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF की स्थापना कब होती है? तो WWF की जो स्थापना होती है दोस्तों वर्ष 1961 ईस्वी में। फिर उसके बाद आईपीसीसी की स्थापना कब होती है? तो आईपीसीसी की स्थापना दोस्तों 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है यूएनईपी की स्थापना किस वर्ष होती है? तो 1972 ईस्वी में। और आईयूसीएन की स्थापना कब होता है? 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन इसका दोस्तों आपके लिए मुख्यालय भी इम्पोर्टेंट है ना, तो यहाँ पर आप मुख्यालय भी जान लीजिए। जैसे WWF वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उसके बाद ये आपका यूएनईपी आपका इंपॉर्टेंट है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केनिया नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? केनिया नैरोबी में। उसके बाद आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईयूसीएन का जो मुख्यालय दोस्तों ये भी आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और आईयूसीएन के द्वारा ही दोस्तों रेड डेटा लिस्ट को जारी किया जाता है। आईयूसीएन के ही द्वारा जो है रेड डेटा लिस्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सत्य युग्म का चुनाव करना है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है सही मिलान किया हुआ उसका चुनाव करना है। एसडीजी सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो एसडीएसएन के द्वारा। ये सही है आपका। कारोबारी सुगमता सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। अब मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे जो है सही मिलान किया हुआ है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से है और इससे संबंधित दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो झूम प्रणाली क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार का ये कृषि का प्रकार है। ठीक है, झूम प्रणाली क्या है? तो एक प्रकार का कृषि प्रकार है जो आपका नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में चुनना है। तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है, ये तो बिल्कुल सही है। ओएनजीसी का जो है आपका मुख्यालय देहरादून में है। ओएनजीसी की स्थापना वर्ष 1956 में होती है, ये भी आपका सही है। तो दोनों में से कोई कथन असत्य नहीं है, ना तो एक ना तो बी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से असंगत युग्म का पहचान करना है। तो लौह एक्स का उत्पादन तिरुचिरापल्ली, ये आपका सही है। मैग्नीज श्रीकाकुलम, ये भी सही है। तांबा उदयपुर, नहीं, तांबा के लिए दोस्तों राजस्थान का खेतड़ी फेमस है। ठीक है, तांबा के लिए कौन फेमस है? राजस्थान का खेतड़ी। और चांदी का चित्रदुर्ग, ये आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रस्तावना में दिए गए प्रधान का सही क्रम बताएं। ठीक है, प्रस्तावना में जो है इसका सही क्रम क्या है? तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने तरह के रीट जारी किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है आपका 5 तरह का रीट जारी करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट अपना रीट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अपना रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट टोटल 5 तरह का रीट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची का यहाँ पर कौन सा विषय नहीं है? तो ये जेल होता है दोस्तों, जन स्वास्थ्य भी होता है, कृषि भी होता है। श्रमिक संघ ये राज्य सूची में नहीं शामिल है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रमिक संघ किस में शामिल है? तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। श्रमिक संघ किससे संबंधित है? तो ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधित राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंधित है ये समिति राजमन्नार समिति। ये आप इस तरह से भी इसको याद करके रखें कि राजमन्नार समिति का संबंध किससे? तो केंद्र और राज्य से संबंधित है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध को बताने से संबंधित है। और ये किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये तमिलनाडु के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 2001 को लागू किया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन
सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए राज्य विकास समिति होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य विकास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो भारी उद्योग से संबंधित कौन सा योजना है? ये दूसरा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके तहत दोस्तों तीन जो फैक्ट्री लगाया गया था, ये 3 फैक्ट्री कौन कौन है आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने जो है इसका आपको पंचवर्षीय योजना संबंधित वीडियो में ये सारे डिटेल आपको बताया, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अब हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ। तो यहाँ हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर का यूज दोस्तों हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं बात कर लिया जाए दोस्तों यहाँ हवा का दाब यानी वायु प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायु का प्रेशर आपका दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। वहीं आर्द्रता किससे मेजर किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मेजर करते हैं। और डेंसिटी किससे मेजर करते हैं? तो ये हाइड्रोमीटर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोमीटर है और यहाँ पर हाइग्रोमीटर है, ठीक है। आर्द्रता हाइग्रो और डेंसिटी हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? दूरी एक सदिश राशि है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो दूरी तो हमेशा पॉजिटिव होगा, सही है। दूरी एक अदिश राशि, तो ये पहला गलत हो जाएगा। तो कौन सा सत्य कथन नहीं है? तो पहला कथन सत्य नहीं है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल का चयन करना है। तो माध्यम और ध्वनि की चाल, CO2 में ध्वनि की चाल 290 नहीं है आपका दोस्तों, ये लगभग 260 के आसपास होता है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332, भाप यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 405 और अल्कोहल में 1213। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई वस्तु 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में तैरता है तो यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तब क्या होगा? तो यहाँ पर ये क्या बोला दोस्तों, यदि कोई वस्तु 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल में तैर रहा है, यदि उसका तापमान को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो क्या होगा तब? तो वस्तु जो है वो डूब जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों आपका जो पानी का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है और उसका जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। अब जैसे जैसे हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कमते जाएगा, तो वस्तु उसमें डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का सिद्धांत खोजा है? तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? थॉमस यंग के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से एक बालू के बक्से में 6 मीटर सेंटीमीटर तक अंदर घुस जाती है, मंदन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये क्या बोला दोस्तों कि एक ये बुलेट है, बुलेट जो है ये बालू का एक बक्सा है, उसके अंदर जो है 6 सेंटीमीटर तक अंदर घुस जाता है, तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन होगा वो इसका कितना होगा? तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता, बुलेट का स्पीड पता हुआ है, ठीक है। तो यू का वैल्यू आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब चूँकि जब ये अंदर घुसेगा तो यहाँ पर इस 6 सेंटीमीटर के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, यानी जो हमको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमको पता है कि ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.06 मीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है या रिटार्डेशन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आपको आप ये फॉर्मूला न्यूटन्स का लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपका ये v² इक्वल टू u² प्लस 2as से ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सारा चीज़ पता है। तो v का वैल्यू आपका 0 है, u का वैल्यू आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, a का वैल्यू निकालना है और s है आपका 0.06 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, तो ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू 400 प्लस 2a इंटू 0.06। तो आपका जब ये 400 को इधर ले जाएंगे तो ये -400 हो जाएगा, -400/2 इंटू 0.06। तो
तो ये आपका कट के लगभग दोस्तों -333 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है। किसी पदार्थ की अवस्था उसके आंतरिक बल पर निर्भर नहीं करती है। तो कोई भी पदार्थ का अवस्था चाहे वो द्रव में हो, ठोस में हो या आपका गैस में हो, तो उसके आंतरिक बल पर ये निर्भर करता है। तो ये पहला आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्रवों का आयतन अनिश्चित होता है, नहीं दोस्तों, द्रवों का जो आयतन होता है या वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, तो दोनों में से कोई कथन सत्य नहीं है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किस में होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग दोस्तों फोटोग्राफी में करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म यहाँ पर कौन सा है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर, इसको हम लोग शॉर्ट में दोस्तों बोलते PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या कहलाता है, ये तो विनाइल क्लोराइड कहलाता है। ये तो यहाँ पर मिलेगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। टेफ्लॉन का जो मोनोमर है दोस्तों ये टेट्राफ्लोरोइथेन कहलाता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, टेफ्लॉन का जो मोनोमर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राफ्लोरोइथेन, यहाँ पर इथेन लगेगा। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथेन हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। पॉलीएस्टेराइन का जो मोनोमर है इसे हम लोग एस्टेराइन ही कहते हैं। ठीक है, पॉलीएस्टेराइन का जो मोनोमर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेराइन कहते हैं। और पॉलीएथीन का जो मोनोमर है इसको एथिलीन कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म जो है बेमेल है। बेमेल युग्म का चयन करना है हमको। तो क्या है, बेमेल युग्म का चयन करना है ना। तो देखते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन नोनेन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन, एल्कोहल, एथेनॉल और एस्टर फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा जो है आपका बेमेल है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा एस्टर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एस्टर में जो है दोस्तों एथाइल एसीटेट होता है। ठीक है, एस्टर में क्या होता है, एथाइल एसीटेट होता है, एस्टर में एथाइल एसीटेट होता है। अब फॉर्मिक अम्ल है दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है, ये आपका कार्बोजिलिक अम्ल से संबंधित है। फॉर्मिक अम्ल का संबंध किससे है, तो कार्बोजिलिक अम्ल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा मिठास किस में होता है, तो ये कौन से, तो फ्रुक्टोज में सबसे ज़्यादा मिठास होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीक और घून वास्तव में क्या है। तो टीक और घून ये दोस्तों क्या है, तो ये आपका अर्चिंड है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ये कौन सा एंजाइम है, तो ये पेप्सिन हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो ये छोटी आंत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सी अशुद्धि सरसों तेल में आमतौर पर जो है मिलाया जाता है। तो ये पॉपी बीज, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये कहाँ पर होगा दोस्तों, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है, तो ये आपका आनुवांशिकी बीमारी है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हीमोफीलिया क्या है, एक तरह का आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडा, ब्रेड का नियमित सेवन करे तो वह किस बीमारी से संक्रमित होता है। तो यदि कोई व्यक्ति दोस्तों दूध, अंडा और ब्रेड ही खाएगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा, तो विटामिन सी नहीं मिलेगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मोनेरा जगत सभी यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। तो मोनेरा जगत में सभी यूकैरियोटिक नहीं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं। तो ये पहला कथन यहाँ हमारा गलत हो जाएगा। प्रोटिस्टा जीव विविध प्रकार के एक कोशिकीय एवं जलीय होते हैं, ये यहाँ पर सही कथन है। प्रोटिस्टा जीव जो है विविध प्रकार के एक कोशिकीय और जलीय होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में विद्यमान अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ जमा होता है। तो शरीर में जो विद्यमान अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेन में जाकर ये कहाँ पर जमा होता है, तो ये आपका लीवर में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही युग्म को चुनिए। फ्यूसिफोरम,
कोनिकल, नेफिफोरम और न्यूमिटाफोरा। तो दोस्तों ये आपको जब तक नहीं इसका परिभाषा याद होगा तब तक आप लोग ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये फूसीफॉर्म किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये ऐसी जड़ें होती हैं जिनके जो मध्य भाग, जो मध्य वाला भाग होगा, बीच वाला भाग ये फूला होगा, उसके बाद ये नीचे जाकर पतली होती जाएगी। तो और इसका उदाहरण में कौन होगा? तो इसके उदाहरण में दोस्तों मूली का जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। तो फूसीफॉर्म में तो ये मूली हो जाएगा, तो पहला तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कोनिकल क्या होगा? कोनिकल ऐसी जड़ें होती हैं जिनके आधार चौड़ा होंगे और जो आकार कोनिकल शेप का होगा। ठीक है, आधार जो होगा इसका बेस ये चौड़ा थोड़ा होगा और जो आपका आकार होगा वो कोनिकल शेप का या सिलेंड्रिकल शेप, कोनिकल ये आपका इस शेप का होगा। ठीक है, तो इस टाइप का शेप आप किस में देखते हैं? तो गाजर में देखते हैं, यानी जो यहाँ पर कोनिकल शेप में कौन हो जाएगा? गाजर हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है? नेफिफॉर्म। तो नेफिफॉर्म क्या है दोस्तों? तो ये ऐसे जड़ें होते हैं, ये सारे जो है दोस्तों ये जड़ का उदाहरण है। ठीक है, ये तो नेफिफॉर्म क्या होता है? तो नेफिफॉर्म ऐसे जड़ें होते हैं जिनका जो शीर्ष है वो पतला होगा, उसके बाद जो आधार है ये इस तरह से मोटा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला पतला होगा। तो इस तरह का आप किस में देखते हैं? तो इस तरह का जो उदाहरण है दोस्तों ये शलजम में आता है। ठीक है, इस तरह का उदाहरण शलजम और प्याज में आएगा। तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। न्यूमेटाफोरा क्या है दोस्तों? तो ये ऐसे जड़ें होते हैं जो दलदली जगह पर उगते हैं। और ये सुंदरी क्या है? तो सुंदरी भी जो दलदली क्षेत्रों में उगने वाला एक पौधा है। तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये सारे जो है डिफिनेशन को ध्यान में आप लोग रखें। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का यहाँ पर पोर्शन खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है दोस्तों ये लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? तो पहला जो डिजिटल कंप्यूटर का नाम है इनिएक, और डिजिटल कंप्यूटर का फादर या जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कौन सा कंप्यूटर का घटक या भाग नहीं है? तो इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट ये तो कंप्यूटर का भाग होता है, ये बेसिक यूनिट नहीं होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईपीरोम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आइकन कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से निर्गत युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस आपका एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, ये सभी आपका मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं? तो मॉनिटर का जो डिस्प्ले आकार उसको हम लोग डायगोनली मेजर करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से न्यूरो कंप्यूटर का संबंध किससे है? तो न्यूरो कंप्यूटर का संबंध ये किससे है दोस्तों? तो मूल तकनीक के आधार पर इससे संबंधित है। न्यूरो कंप्यूटर किससे संबंधित है? उसका बेसिक टेक्नोलॉजी से, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूरो कंप्यूटर के अलावा इसका और क्या क्या उदाहरण हो सकता है दोस्तों? तो न्यूरो कंप्यूटर के अलावा इसमें आपका जो एनालॉग कंप्यूटर आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर भी आ जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर भी आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर भी आ जाएगा। तो ये सारे किसके उदाहरण हैं? तो बेसिक या मूल टेक्नोलॉजी के आधार पर ये संबंधित कंप्यूटर है। न्यूरो हो गया, एनालॉग हो गया, हाइब्रिड हो गया, डिजिटल हो गया, क्वांटम कंप्यूटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस प्रोग्रामिंग भाषा से लिनक्स विंडोज बनाया गया था? तो लिनक्स विंडोज दोस्तों ये सी से बनाया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिट का मान क्या होता है? बिट 0 और 1, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।